हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 14.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। और देखिए आपको यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, उस सारणी को पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पहली पंक्ति में दिया हुआ है आयु दी है वर्षों में, और दूसरी पंक्ति में रोगियों की संख्या है। अर्थात देखिए 5 से 15 वर्ष तक की आयु के जितने भी रोगी हैं उनकी संख्या 6 है। 15 से 25 वर्ष तक के रोगियों की आयु जो भी है, ऐसे रोगियों की संख्या 11 है। 25 से 35 वर्ष की आयु वाले रोगियों की संख्या 21 है। 35 से 45 वर्ष की आयु वाले रोगियों की संख्या 23 है। 45 से 55 वर्ष की आयु वाले रोगियों की संख्या 14 है। और अंत में 55 से 65 वर्ष तक की आयु वाले रोगियों की संख्या 5 आपको दी हुई है। फिर देखिए आपको आगे दिया हुआ है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करने हैं, और फिर बोला दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर हम समझ लें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अगर आप निकालेंगे तो आपके पास 3 आते हैं, क्योंकि ये आपने थ्योरी में पढ़ा है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कि आपके पास 3 होते हैं, एक होता है माध्य, एक होता है बहुलक, और तीसरा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है माध्य का। तो यहां पर आपको तीनों माप नहीं निकालनी है, यहां पर आपको केवल माध्य और बहुलक निकालने को बोला गया है और उनकी तुलना करने को बोला गया है, और उनकी व्याख्या करनी है, अर्थात बताना है कि आखिर वो किस किस बात को दर्शाते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम माध्य को निकालेंगे। तो माध्य को निकालने के लिए आपने सीखा था कि 3 मेथड होते हैं, लेकिन सबसे सरल विधि हम यहां पर यूज करेंगे जो कि हमारे पास थी प्रत्यक्ष विधि। तो हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। तो अब देखिए हमने यहां पर सारणी तो बना ली है। अब इस सारणी के 4 स्तंभ हैं, तो उनको हम सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर कौन सा स्तंभ किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए पहला स्तंभ हम लिख देते हैं आयु को प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान रखें आयु आपके पास वर्षों में दी गई है। फिर आपको देखिए रोगियों की संख्या है, तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि जो रोगियों की संख्या है वही तो एक तरीके से बारंबारता हो जाएगी, तो आप इसको FI करके लिख देंगे। अब चूंकि आपको x भी निकालना होता है, लेकिन आपने देखा जो आयु थी वो आपके पास सिंपल एक वर्ष ना होकर अंतराल लिखी हुई है, इसलिए अब आप xi अलग से निकालेंगे और इस वाले चौथे स्तंभ में आप लिखेंगे FI इंटू XI, अर्थात FI और XI का गुणा। तो यहां पर देखिए जो जो आपको डाटा दिया हुआ है सबसे पहले आप उस पॉइंट्स को यहां पर लिख लेंगे इस सारणी में। तो पहला है आपके पास आयु 5 से लेकर 15 वर्ष तक की, फिर लिखा है 15 से 25, 25 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु फिर दी हुई थी, 35 से लेकर 45, 45 से लेकर 55 और 55 से लेकर 65। फिर आप देखो रोगियों की संख्या आपको यहां से दी हुई है। तो देखो 5 से 15 वर्ष तक की आयु वाले रोगी 6 हैं, तो आपने यहां पर 6 लिख दिया। इसी तरीके से 15 से 25 वर्ष तक की आयु वाले रोगी 11 हैं, तो आप यहां पर 11 लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं 25 से 35 वर्ष तक की आयु वाले रोगी 21 हैं, 35 से 45 वर्ष तक की आयु वाले रोगी 23 हैं, 45 से 55 वर्ष तक की आयु वाले रोगी 14 हैं, 55 से 65 वर्ष तक की आयु वाले रोगियों की संख्या 5 है। तो देखिए जो जो डाटा अभी तक आपने को दिया हुआ था वो आपने लिख दिया यहां पर। अब आप यहां पर देखिए XI आपको निकालना होगा। अब यहां से देखिए XI आपने सीखा था कि ये निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहां पर मैं पहला भाग निकाल देता हूं, 5 प्लस 15 बटे 2 आएगा, क्योंकि निम्न सीमा 5 और उच्च सीमा 15 है, तो इन दोनों का योगफल बटे 2, तो देखो 20 बटे 2 अर्थात 10 आ गया। इसी तरीके से आप देखो 15 प्लस 25 बटे 2 निकालोगे अर्थात 40 बटे 2, तो ये 20 आ जाएगा। यहां पर ये आपके पास 30 आ जाएगा। 35 प्लस 45 बटे 2 40 आ जाएगा। 45 प्लस 55 अर्थात 100 बटे 2 50 आ गया, और 55 प्लस 65 अर्थात 120 बटे 2 60 आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखिए XI भी निकाल लिया और FI भी निकाल लिया है। अब FI XI अर्थात FI का XI से आप बार बार गुणा करेंगे। तो देखिए 10 का गुणा 6 से करेंगे तो 60 आ गया, 20 का गुणा 11 से करेंगे तो 220 आ जाएगा,
30 का गुणा 21 से करेंगे तो 630 आ जाएगा, क्योंकि 21 गुणा 3 63 होता है और जीरो आपने लगा दिया। देखिए 23 का गुणा 40 से करना है तो 23 चौका कर दो आप पहले, तो 92 आ गया और अंत में आप जीरो लगा देंगे, ये जीरो लगा हुआ है। 14 का 50 में गुणा करोगे अर्थात 14 पंजे 70 और जीरो लगा दिया। 5 गुणा 6 करोगे तो 30 आ गया और ये जो एक्स्ट्रा जीरो है आप इसको यहां पर लगा देंगे। तो यहां पर आप देखिए आप एफ आई को पूरा लिख चुके हैं, तो सिग्मा एफ आई अर्थात सभी रोगियों की संख्या निकाल लो उस अस्पताल में। तो यहां से सभी रोगियों की संख्या अगर आप निकालोगे, इसका मतलब कुल बारंबारता निकाल ले हो, तो देखो 11 और 6 17 है और 21 आपके पास 38 हो गया, 38 और 23 61 हो जाएगा, 61 और 14 75 आ गया और 5 80 आ गया। इसका मतलब कुल रोगियों की संख्या आपके पास 80 है और आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना होगा, अर्थात इन सभी मानों का योगफल। तो देखिए ये तो आपके पास इकाई का अंक 0 आ गया, 6 और 2 8 और 3 11 है और 2 13 है और यहां पर एक हासिल का, 2 और 1 3 और 6 9 और 9 18 और 7 25 और 3 28। तो इस तरीके से ये 2830 आपके पास आ चुका है। ध्यान रखें कभी भी योगफल करें तो काफी सावधानी बरत कर करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका उत्तर बिल्कुल ही गलत आ जाएगा। तो अब आपको चूंकि माध्य निकालना है, तो माध्य आपने सीखा था, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, अर्थात एफ आई एक्स आई वाले डाटा को आप कुल बारंबारता से विभाजित कर देंगे। तो ये आ गया 2830 बटे 80। तो देखिए जीरो से तो जीरो आपने कैंसिल कर दिया, तो 283 बटे 8 आपके पास बच जाएगा। अब देखिए 8 से आप 283 को विभाजित करेंगे, तो ये देखिए 8 तिया 24 43, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, अर्थात ये 35.375 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने माध्य निकाला। तो अब माध्य जो आयु थी आप उसी का ही तो माध्य निकाल लें, तो अर्थात वर्ष में आएगा ये आपके पास 35.375 वर्ष। तो आपने माध्य आयु निकाल दी। अगर इसकी व्याख्या करनी होगी तो देखिए माध्य को आपने सीखा था कि माध्य को आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि 35.375 वर्ष की आयु वाले औसतन रोगी इस अस्पताल में भर्ती हुए हैं, या आप बोल सकते हैं प्रत्येक रोगी की औसतन आयु 35.375 वर्ष हो जाएगी। तो आपने देखिए माध्य तो निकाल दिया। अब हम बात करते हैं बहुलक निकालने के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बहुलक, और अब हम बहुलक निकालने के लिए सारणी बनाएंगे। अब देखिए अगर हम सारणी ना भी बनाए तब भी हम इसको कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें तो केवल आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आपने अभी माध्य के लिए सारणी बनाई है उसमें सबसे अधिक रोगी किस वर्ष की आयु वाले अंतराल के हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो 5 से 15 वर्ष तक की आयु वाले रोगी केवल 10 हैं, सॉरी केवल 6 हैं। 15 से 25 वर्ष तक की आयु वाले रोगी केवल 11 हैं। 25 से 35 वर्ष तक की आयु वाले रोगी 21 हैं और 35 से 45 वर्ष तक की आयु वाले रोगी 23 हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक ऐसा अंतराल है जिस अंतराल में सबसे ज्यादा रोगी 23 विद्यमान हैं। तो आपको ये अंतराल मिल गया जिसे 35 से 45 वर्ष तक की आयु वाला रोग का अंतराल आपको मिल चुका है। तो यहां पर आप ये देखिए बहुलक वर्ग या बहुलक वर्ग अंतराल भी आप बोल सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बहुलक वर्ग अंतराल, ये आपको मिला है 35 से लेकर 45। अब आप यहां पर ये देखो जो निम्न सीमा है आपके पास, ये वर्ष में था, जो निम्न सीमा है वो तो 35 वर्ष की है इस अंतराल में। तो निम्न सीमा इसको आप L बोलते हैं, तो L आपके पास 35 हो गया। फिर आप ये देखते हैं कि आखिर इस वर्ष के जो रोगी हैं उन रोगियों की संख्या कितनी है। तो स्वाभाविक सी बात है आपने वही छांटे जो सबसे ज्यादा हैं, तो ये आपके पास 23 मिले हैं, तो इसको आप F1 बोल देंगे। तो आपके पास F1 अर्थात 23 आ चुका है। तो यहां पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो अगर समझना चाहोगे, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है ये। तो ये बहुलक आएगा आपके पास कि
बारंबारता, F1 आ गई 23। अब यहां से आप ये देखिए कि जो इस बहुलक वर्ग की बारंबारता है 23, उससे पहले वाली जो बारंबारता होती है 21 और जो उसके बाद वाली बारंबारता होती है 14, इसको हम नाम दे देते हैं। तो देखिए जो 21 होती है इसको हम F0 नाम देते हैं और 14 को हम F2 नाम देंगे। तो देखिए F0 आपके पास यहां से आ गया 21 और F2 आपके पास 14 आ गया है। यहां से स्वाभाविक सी बात है कि ये वर्ष में होंगे, सॉरी F0 ये तो बारंबारता है तो ये वर्ष में नहीं होंगी, तो ये तो 21 और 14 ऐसे ही रहेंगी क्योंकि ये तो रोगियों की संख्या थी। अगर आप इसको समझना चाहेंगे हिंदी में कि आखिर क्या लिखा है ये, तो F0 को आप लिख सकते हो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो यहां से आप समझ में आ गया होगा आपको कि बहुलक वर्ग तो 35 से 45 था, तो इससे ठीक पहले आप देखिए आपके पास बहुलक वर्ग 25 से 35 है तो उसकी बारंबारता 21 हो गई। इसी तरीके से F2 लिखोगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात 14। तो आप यहां पर भी इसको भाषा में लिख सकते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, F2 14 आ गया। अब आप यहां पर देखिए जो भी आपके पास अंतराल चल रहा है उस अंतराल में देखिए 10 का अंतर चल रहा है। जैसे आप देखो 15 में से 5 घटाओगे तो 10, 15 और 25 के बीच में भी 10 का अंतराल है, 35 में से 25 घटा के देख सकते हैं आप 10 ही आएगा। तो यहां पर आपके पास वर्ग अंतराल जो चल रहा है वो 10 आ चुका है। तो वर्ग अंतराल इसको हम H से दर्शाते हैं, तो ये आपके पास 10 है। अब यहां पर आप इस बात को ये ध्यान रखें, वर्ग अंतराल बोल सकते हैं या वर्ग माप भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं वर्ग अंतराल की माप करके बोल देता हूं। आपके कोर्स में अर्थात आपकी परीक्षा में हमेशा ऐसे ही प्रश्न आएंगे जहां पर वर्ग अंतराल की माप सभी में समान ही रहेगी। तो अब ये देखो जब आपने ये सभी मान निकाल लिए तो फिर बहुलक का फॉर्मूला आपके पास होता था जो कि आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। बहुलक निकालने का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये आपके पास फॉर्मूला होता था बहुलक निकालने का। ये फॉर्मूला ध्यान रखें आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम मान निकालेंगे तो हमारे पास बहुलक का मान आ जाएगा। तो चलिए अभी हम मान रखते हैं। तो देखो बहुलक निकालेंगे तो L मतलब हमने देखा था सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग की निम्न सीमा थी। तो देखो 35 से 45 वाले वर्ग का सबसे अधिक बारंबारता था, उसकी निम्न सीमा 35 थी, तो आपने L यहां पर देखो अलग से निकाल के रख लिया था 35। तो L आपके पास 35 हो गया प्लस अब देखिए F1 आपके पास 23 है माइनस F0 तो आप देखो वो भी आपने लिख दिया है 21 बटे देखो 2 गुणा F1 अर्थात 2 गुणा 23 आप करोगे तो आपके पास 46 हो गया माइनस F0 21 माइनस F2 मतलब 14 गुणा H मतलब वर्ग अंतराल की माप 10। ये आपके पास आ चुका है। तो अब ये देखो आप गणना करोगे तो यहां तो देखिए 35 ही रहा प्लस 23 में से 21 अगर आप घटाओगे तो 2 बचेगा बटे देखो 46 में से 21 घटाएंगे तो 25 बचेगा और 25 में से 14 घटाएंगे तो आपके पास 11 बचेगा और 2 गुणा 10 भी है तो ये मैं 20 कर देता हूं एक बार में ही। तो यहां से देखो 35 प्लस अब 20 बटे 11 आप इसको हल कर लीजिएगा पहले। तो यहां पर यदि हम इसको हल करें तो देखो 11 एकम 11 9 बचेगा हासिल का तो 90 11 अट्ठे 88 फिर आपके पास बचेगा 20 फिर 1 बचा फिर 8 कुछ इस तरीके से आपके पास चलता ही रहेगा। तो यहां से आपको ये मिल गया 1.8। हमने एक अंक तक लिखा है केवल दशमलव के बाद। तो इस तरीके से आपने बहुलक देखा तो 35 प्लस 1.8 अर्थात 36.8 आपके पास आ गया। लेकिन ये तो अभी गणना के रूप में आया, लेकिन अगर हम प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको बहुलक अर्थात रोगियों की आयु आई है तो 36.8 वर्ष आपके पास बहुलक आ गया है। अब यहां पर बात आती है कि आखिर बहुलक को हम कैसे पढ़ते हैं, कि आखिर बहुलक का मतलब क्या होता है। तो देखिए बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक। जैसे अब आप यदि बोलोगे तो बहुलक 36.8 आया, इसका मतलब आप बोलेंगे कि सबसे अधिक रोगियों की संख्या 36.8 वर्ष की है, या आप बोल सकते हैं अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष की आयु वाले
होंगे। तो इस तरीके से आपने देखिए माध्य भी निकाला 35.375 वर्ष और बहुलक भी निकाला 36.8 वर्ष। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो कि घंटों में दिए हुए हैं की सूचना देते हैं। अर्थात आपके पास जो बिजली के उपकरण है उनका जीवन काल अर्थात ये दिया हुआ है कि आखिर वो कितना चलते हैं या कितना काम सही करते हैं। तो देखिए जीवन काल घंटों में पहली पंक्ति में डाटा दिया हुआ है और बारंबारता का द्वितीय पंक्ति। बारंबारता अर्थात बिजली के उपकरणों की संख्या। तो यहां देखो आपको एक तरीके से अगर हम इसको समझें तो दिया हुआ है कि 0 से 20 घंटे तक केवल 10 उपकरण चलते हैं, 20 से 40 घंटे तक केवल 35 उपकरण सही काम करते हैं, 40 से 60 घंटे तक केवल 52 उपकरण सही काम करते हैं, 60 से 80 घंटों तक केवल 61 उपकरण सही काम करते हैं, 80 से 100 घंटे तक केवल 38 उपकरण सही से काम करते हैं और अंत में डाटा दिया हुआ है कि 100 से 120 घंटे तक सही से काम करने वाले उपकरणों की संख्या 29 है। फिर देखिए आपको यहां पर दिया हुआ है कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली आपको बहुलक निकालना है। अब बहुलक जीवन काल का मतलब यह हुआ कि जो बहुलक की मात्रक होगा तो वो देखिए घंटों में है, तो बहुलक क्या हुआ, बेसिकली जीवन काल हुआ, तो इसलिए बहुलक जीवन काल आपको बोल दिया गया है। इनडायरेक्टली आपको यह समझ में आता है कि आपको बहुलक निकालना है। तो यहां सबसे पहले तो ये देखिए कि बहुलक निकालने के लिए आपको अलग से कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कुछ छात्रों को संदेह होता है कि उनको कुछ ऐसी क्षैतिज सारणी बनाने की अपेक्षा एक ऊर्ध्वाधर सारणी से ढंग से समझ में आता है तो आप जरूर वो बनाएं। हो सकता है 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आप वही बनाने की सबसे पहले कोशिश करिए। तो चलिए हम भी उसको बना देते हैं एक बार। तो देखिए यहां पर हमने टेबल अर्थात सारणी तो बना दी आपके पास। अब देखिए ये पहले वाला स्तंभ हम बोल देते हैं जीवन काल का स्तंभ है। ध्यान रखें जीवन काल आपको घंटों में दिया हुआ है और यहां पर आपके पास बारंबारता दी हुई है अर्थात कुल उपकरणों की संख्या। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है आप उसको ऊर्ध्वाधर सारणी में बना के देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए 0 से 20, 20 से 40। तो देखिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल इस डाटा को दोबारा हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं। यहां देखिए 60 से लेकर 80, 80 से 100 और 100 से 120 घंटे। अब देखिए बारंबारता को हम लिख लेते हैं 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब यहां से सबसे पहले आप ये समझिए कि सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग अंतराल की है। तो यहां पर देखिए ये 10 है, ये 35 है, फिर 52, फिर 61। तो आप देख रहे हो 61 बारंबारता सबसे अधिक है किसी भी अंतराल की। तो आपको सबसे पहले ये एक पंक्ति मिल गई, तो यहां पर सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल आपको मिल गया है। तो बहुलक वर्ग अंतराल, देखिए बहुलक वर्ग अंतराल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता इसी की मिल रही है, इसलिए बहुलक करके हम बोल देते हैं। तो ये 60 से लेकर 80 आपको मिल गया। ध्यान रखें ये घंटों में है। अब जो इस वर्ग अंतराल की सबसे निम्न सीमा होती है वही एल कहलाती है। तो एल आपके पास देखिए 60 आ चुका है। फिर आपने देखा था कि जो सबसे बारंबारता होती है जो इस अंतराल की उसको हम F1 बोलते हैं। तो F1 61 आ गया। अब यदि आप फॉर्मूला लाएंगे तो उसमें F0, F2 और H और यूज होगा। तो देखिए F0 निकालेंगे तो F0 आपने देखा था कि इस बहुलक से पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, तो ये आपके पास F0 हो जाएगी। तो F0 आपके पास यहां से 52 हो गई। और फिर आपने देखिए पढ़ा था कि इस बहुलक वर्ग अंतराल के ठीक बाद वाले बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता को हम F2 बोलते हैं। तो आपके पास F2 आ गया है 38। अब बात करते हैं कि जब आपने सभी पॉइंट निकाल लिए तो केवल अब आपके पास वर्ग अंतराल की माप या वर्ग माप रह गई है। तो ध्यान रखें आपके पाठ्यक्रम में केवल वही प्रश्न हैं जिनमें वर्ग माप सभी बराबर रहनी चाहिए। तो देखो सभी की वर्ग माप अर्थात इनके बीच में डिफरेंस देखो या देखो कि कितना अंतराल है। तो आप देख रहे हो सब में 20-20 का अंतराल है। आप देख सकते हो 100 में से 80 घटाओ, 120 में से 100 घटाओ, 80 में से 60, हर जगह 20 आ रहा है। तो वर्ग माप अर्थात आपके पास जो H होगा वो 20 आ चुका है। अब देखिए आपने H, L, F1, F0, F2 सब कुछ निकाल लिया है। अब आप यहां पर बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो
बहुलक, ये फॉर्मूला आपने सीखा था जो कि आपको कंठस्थ भी होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो अब ये ध्यान रखें कि सबसे पहले हम गुणा करते हैं तो इस कोष्टक का गुणा सबसे पहले आप H से करेंगे, तब आप L के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि कुछ छात्र इसमें गलती कर देते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर कोष्टक लगा सकते हैं ताकि आपको ध्यान रखे पहले H का गुणा करना है। तो अब यहाँ पर देखिए सभी मान हम लगाएंगे, तो L का मान तो आपके पास 60 है, तो आपने 60 लगा दिया, प्लस आप देखिए F1 का मान आपके पास 61 है, तो आप लिख सकते हैं 61 माइनस F0 का मान 52 बटे, अब देखिए 2F1 है अर्थात 2 गुणा 61, तो ये आपके पास 122 आ गया, माइनस F0 मतलब 52 माइनस F2 मतलब 38 गुणा H अर्थात 20 आपने लिख दिया यहां से। तो अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास 60 तो ऐसे ही रहा, प्लस 61 में से यदि आप 52 घटाएंगे तो आपके पास 9 बचेगा, तो आपने यहां पर 9 लिख दिया बटे, अब देखो सबसे पहले ऋणात्मक वालों को जोड़ोगे तो 52 और 38 मिलकर 90 हो जाएगा, तो 122 में से 90 अगर आप घटाओगे तो 32 आ गया, गुणा 20 आपके पास रहा। तो यहां से देखो सबसे पहले कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा सरल हो सके, तो देखिए ये 10 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे ये 16 हो गया, फिर देखिए ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 हो गया, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ गया, तो आपके पास आ गया 60 प्लस 9 गुणा 5 अर्थात 45 बटे 8। तो आप फिर 45 बटे 8 को निकाल लीजिएगा जल्दी से, तो देखिए 60 प्लस 8 से 45 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40, और फिर आपके पास 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 5.625 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको बहुलक निकालना है तो अब आप इनको जोड़ दीजिएगा, तो यहां से आपके पास बहुलक जीवन काल, क्योंकि अभी हम प्रश्न के हिसाब से कर रहे हैं सॉल्व, तो उसमें तो जीवन काल था बेसिकली, तो ये आ जाएगा 65.625। अब यहाँ पर चूंकि आपको मात्रक भी लिखना होगा हमेशा, तो ये घंटे आ गया क्योंकि जीवन काल घंटे ही था, इसका मतलब आपके पास आंसर आ गया 65.625 घंटे। और यदि आप इस आंसर को अपनी भाषा में समझना चाहें या पढ़ना चाहें तो अब आप पढ़ेंगे कि 65.625 घंटे सबसे ज्यादा बिजली उपकरणों का जीवन काल हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि 200 परिवार हैं गांव के, उनकी कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन है जो सारणी में बेसिकली दिया हुआ है। अब यहां से आप ये देखिए कि आपको बोला गया था कि बहुलक मासिक व्यय भी आपको बताना है और माध्य मासिक व्यय भी आपको बताना है। तो आपने देखा कि आपके पास 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, बहुलक, माध्य और माध्यिका। तो यहां पर आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे, तो यहां पर बहुलक के लिए हम लिख देते हैं कि आखिर हम सबसे पहले बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखो कि आपको जो सारणी दी हुई है ये एक ऊर्ध्वाधर सारणी दी हुई है, तो यहां पर अलग से सारणी बनाने की अभी जरूरत नहीं है बहुलक निकालने में। तो अब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा बारंबार तक कब पहुंच रही है, बारंबारता अर्थात परिवार की संख्या। तो देखो ये 24 है, 40, 33, 28, 30, 22, 16 तथा 7। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या तो यहां पर 40 है, इसका मतलब ये जो वर्ग अंतराल है 1500 से 2000 और ये 40। तो आपने इस वाली पंक्ति को देखिए मैंने पीले से दर्शा दिया ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें ये वर्ग अंतराल लेना है। तो यहां पर आप सबसे पहले अभी ये भी समझ लो कि आखिर ये सारणी कैसे कैसे समझाएगी अपने को या क्या क्या कह रही है। तो यहां पर आपको बोला गया है कि 1000 से लेकर 1500 रुपए व्यय करने वाले 24 परिवार हैं, 1500 से लेकर 2000 रुपए तक खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 40 है। जिन परिवारों का खर्चा 2000 से 2500 रुपए के बीच में आता है ऐसे परिवार 33 हैं। 2500 से 3000 रुपए खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 28 है। 3000 से 3500 रुपए तक खर्च करने वाले परिवार 30 हैं। जो परिवार 3500 से 4000 रुपए खर्च करते हैं वो 22 हैं। 16 परिवार ऐसे हैं जो 4000 से 4500 रुपए तक खर्च कर देते हैं,
और 7 परिवार ऐसे हैं जो 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए मासिक खर्च करते हैं। तो यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि 1500 से लेकर 2000 जो व्यय वाले परिवार हैं वो सबसे ज्यादा हैं और उनकी संख्या 40 है। तो यहां से सबसे पहले आपको बहुलक का वर्ग अंतराल मिल गया है, जो कि आपके पास 1500 से लेकर 2000 तक आया है। तो आपने देखा था जब भी आपको बहुलक का वर्ग अंतराल मिल जाए तो आप सीधे एल निकाल सकते हैं। एल अर्थात लो या लोएस्ट बोल सकते हैं या लोअर बोल सकते हैं, मतलब निम्न, हिंदी में हम बोलेंगे मतलब निम्न सीमा। तो देखिए निम्न सीमा आपके पास इस वर्ग अंतराल की 1500 हो गई, तो एल का मान 1500 हो गया। फिर आपने देखा था जो ये बारंबारता होती है इसी को हम F1 बोलते हैं, तो आपके पास F1 आ गया 40। फिर आपने सीखा था कि जो इससे पहले वाली वर्ग अंतराल होगा उसकी बारंबारता को आप F0 बोलेंगे, अर्थात F0 आपके पास 24 हो गया। और जो बहुलक वाली वर्ग अंतराल था उसके बाद वाली वर्ग अंतराल की बारंबारता को आप F2 बोलेंगे, अर्थात आपके पास F2 आ गया 33 के बराबर। अब आपने ये कर लिया, तो अब आप ये देखो कि आपको एक मान निकालना और रह गया है जो कि वर्गमाप अर्थात H है। तो वर्गमाप H आपने देखा था कि जो भी अंतराल है उनके बीच में कितना अंतर है वो आपको निकालना है। तो आप देखो 1000 से लेकर 1500 तक का अंतराल बीच में देखोगे तो 500 का गैप है, 1500 से लेकर 2000 के बीच में देखोगे तो 500 का गैप है। तो हर जगह आप देख रहे हो 500 का वर्गमाप आ रहा है बेसिकली, तो H का मान आपके पास 500 हो जाएगा। तो जब आपने ये निकाल लिया तो अभी आप यहां पर बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता था L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो यहां पर देखिए मैंने मझला कोष्ठक लगा दिया ताकि समझ में रहे कि H का पहले हमें गुणा करना है। तो देखिए सभी मान जो यहां पर लिखे हुए हैं इस फॉर्मूले में वो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, अब केवल हमें मान रखना रह गया है। तो देखिए L का मान 1500 प्लस F1 आपके पास देखिए 40 है माइनस F0 24 है बटे 2 इंटू F1 अर्थात 2 गुणा 40 मतलब 80 हो गया, माइनस F0 24 हो गया, माइनस F2 का मान 33 आ गया है, गुणा H अर्थात वर्गमाप 500 आ गया। फिर आप ये देखिए जब हम इसको थोड़ा सरल करेंगे, क्योंकि अभी केवल आपने मान लगाए हैं यहां पर सभी के, तो L 1500 प्लस 40 माइनस 24 करोगे तो 16 आ गया बटे, देखो 80 में से 24 यदि आप घटाएंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा, और 56 में से यदि आप 33 घटाएंगे तो आपके पास 23 आ जाएगा, गुणा 500 चल रहा है। तो यहां पर आप देखो 1500 प्लस, देखो 16 का गुणा 5 से कर दो तो 80 आया, और 2 जीरो आपको और लगाने होंगे, तो 8000 बटे 23 बेसिकली आपके पास आ गया है। तो अब यहां से आपको इसको थोड़ा सरल करना होगा, अर्थात 8000 को 23 से भाग देना होगा। तो देखिए 1500 प्लस, जब आप 8000 को 23 से भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 23 तिया 69, 11 110 हो गया, 23 चौका 92, 18 180 हो गया। फिर देखिए ये आपके पास आ गया 23 सत्ते 161, 190 हो गया। फिर 23 अट्ठे, फिर ये आपके पास 184 हो गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से बस आप 2 अंकों तक ही निकालें, बहुत है इतना। तो ये आपके पास देखिए बहुलक, अब आपको यदि निकालना है तो आप इनको जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास 1847.82 आ जाएगा। अब यहां पर देखो ये तो आपने गणितीय रूप में निकाल लिया बहुलक, लेकिन आप तो इस प्रश्न के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न में आप देखिए आपको जो दिया हुआ था वो व्यय दिया हुआ है रुपए में, इसका मतलब बहुलक जो आपके पास आएगा वो रुपए में आ गया 1847.82। अब इसका मतलब क्या होगा उसको भी हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अतः सबसे ज्यादा परिवारों का खर्च का व्यय लिख देता हूं 1847.82 रुपए होगा।
तो इस तरीके से आपने बहुलक भी निकाल दिया और उसका मतलब समझ लिया कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। अब जब आपने बहुलक निकाल दिया तो अब हम आते हैं, देखिए आपको माध्य भी निकालना है, तो अब हम माध्य व्यय भी निकालेंगे। तो उसके लिए फिर हमें टेबल एक बनानी पड़ेगी, अर्थात सारणी बनानी पड़ेगी। तो अब हम उसके लिए सारणी भी बनाएंगे। तो अब देखिए आपने एक सारणी तो बना ली है। अब हम उसमें स्तंभों को नाम दे देते हैं कि आखिर कौन सा स्तंभ किस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ये हम लिख देते हैं व्यय रुपए में। यहां पर हम लिख देते हैं परिवारों की संख्या, जिसको हम बारंबारता भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप प्रति परिवार व्यय निकाल लें, प्रति परिवार अर्थात बारंबारता ही आपके पास परिवारों की संख्या हो जाएगी। तो आप इसको FI बोल दीजिएगा, या आप XI लिख देंगे और यहां पर FI का गुणा XI से आप करेंगे। तो यहां आप देखो आपके पास जो टेबल दी हुई थी, आप उसको जो जो दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिएगा उस अपनी सारणी में जो आप बना रहे हैं। तो यहां से देखिए व्यय को लिख लेते हैं सबसे पहले हम 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और अंत में 4500 से लेकर 5000। फिर आपके पास देखो परिवारों की संख्या दी हुई थी, अर्थात बारंबारता दी हुई थी अलग अलग। तो देखो अभी हम बारंबारता लिख लेते हैं। ये थी आपके पास 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। अब यहां से आप ये देखिए कि आप सबसे पहले सिग्मा FI निकाल के देख लीजिएगा। तो सिग्मा FI अर्थात कुल बारंबारता आप निकाल लें। तो देखो 24 और 40 मिलकर 64 हो गया, और 33 97, और 28 आपके पास 125 हो गया, 125 और 30 155 हो गया, 155 और 22 177 हो गया, और 16 193 और 7 200 आ गया। तो इस तरीके से कुल परिवारों की संख्या अर्थात कुल बारंबारता आपके पास 200 आ गई है। तो आप देख भी सकते हो कि आपको प्रश्न में दिया भी हुआ भी था कि 200 परिवारों के कुल मासिक व्यय का आपको सारणी दी हुई थी, अर्थात आपको यहां से ये समझ में आ गया कि आपने जो जोड़ा है इन सभी को वो सही जोड़ा है। अब हम XI निकालते हैं। तो XI आपने सीखा था कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 होता है। तो देखो 1000 प्लस 1500 बटे 2 अर्थात 2500 बटे 2 आ जाएगा। तो या आप इसे बोल सकते हैं 1225। इसी तरीके से आप ये देखो, सॉरी 2500 बटे 2 अर्थात 1250 आएगा आपके पास। तो 1250 हो गया। 1500 प्लस 2000 बटे 2 अर्थात 3500 बटे 2, तो 1750 आ गया। फिर यहां पर आप देखो 2000 प्लस 2500 बटे 2 अर्थात 4500 बटे 2, तो ये आप देखो आपके पास आ जाएगा 2250। यहां पर फिर आप देखिए आपके पास आ जाएगा ये 2750। फिर ये देखिए 3000 से लेकर 3500 इनका जो मीन लोगे अर्थात XI निकालोगे 3000 प्लस 3500 बटे 2 अर्थात 6500 बटे 2, ये आपके पास 3250 आ गया। यहां देखिए ये आपके पास 3750 आ जाएगा। फिर देखिए 4250 आएगा यहां पर, और यहां पर आपके पास 4750 आ जाएगा। तो आपने देखिए सभी मानों को अर्थात XI को तो निकाल लिया। अब हम धीरे धीरे गुणा करेंगे FI का XI से। तो यहां पर आप देखो 1250 का 24 में गुणा करेंगे, तो हाँ कुछ जगह आपको गणना करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, जटिल हो सकता है, लेकिन देखिए गणना बहुत ही सरल तरीका होता है गणना करने का। हो सकता है कहीं कहीं आपको थोड़ा लेंदी हो जाए, कोई बात नहीं, आप इसको रफ में करके देख लीजिएगा। जैसे मैं अभी कर देता हूं जल्दी से। 1250 का यदि आप 24 में गुणा करेंगे तो देखिए ये 24 पंजे 120 आ गया, 12 ये देखो आपके पास 0 और 30, और देखिए ये 0 का मैं यहां पर 0 लगा देता हूं, तो ये 30,000 आ गया। अब देखिए 1750 का 40 में गुणा करना है। अभी हो सकता है बहुत आपको कठिन लगे, लेकिन आप 175 का केवल 4 में गुणा करो और 2 जीरो एक्स्ट्रा बाद में लगा देना,
तो 175 का यदि हम 4 में गुणा करेंगे तो आपके पास 700 आ जाएगा और 2 जीरो आप बाद में लगा देंगे, अर्थात इसका मतलब आपके पास ये 70,000 आ गया। अब देखिए इसी तरीके से आप 2250 का 33 में गुणा करोगे तो आप केवल 225 और 33 का गुणा करो, अंत में बस जीरो बाद में लगा देना। तो ये देखो जीरो को हम बाद में लगाएंगे तो 33 पंजे 165 हासिल 16, 33 दूनी 66 और 16 82 हासिल 8, 33 दूनी 66 और 8 74 और अंत में आपने जीरो लगा दिया तो 74,250 हो गया। इसी तरीके से आप देखो 2750 का गुणा अब आप 28 से करोगे तो 2750 के बजाय अब आप 275 का गुणा 28 से करो, अंत में आप एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देना। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 28 पंजे 140 14 है। इस तरीके से आप आगे सोचेंगे तो ये आएगा आपके पास जीरो और ये 77 आ गया और अंत में आपने जीरो लगा दिया। अब बात करते हैं 3250 का गुणा आपको 30 से करना होगा। तो देखिए 3250 की बजाय आप 325 का गुणा करो 3 से केवल, तो 325 का गुणा 3 से यदि आप करेंगे तो 975 आ जाएगा और 2 जीरो आप एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि ये एक जीरो और एक जीरो ये आ गया। इसी तरीके से आप देखिए 3750 का गुणा अब आप 22 से करिए, तो 375 का गुणा आप 22 से करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अंत में एक जीरो लगा देना। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 पंजे 110 जीरो 11 हासिल का 22 सत्ते 154 और 11 165 हासिल 16 22 दिए 66 और 16 आपके पास 82 आ गया और अंत में आपने एक जीरो लगा दिया। इसी तरीके से बात करते हैं आप 4250 का 16 में गुणा करोगे तो ये आप देखो 425 का आप 16 में गुणा करो तो ये आपके पास आ जाएगा 16 पंजे 80 8 16 दूनी 32 और 8 40 जीरो 4 हासिल का 64 और 4 68 तो 68,000 आ गया। बेसिकली गुणा देखिए आपको करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए कि आप जल्दी जल्दी गुणा कर पाए। अब अंत में आप 4750 का 700 गुणा करो तो मैं 7 का गुणा कर देता हूं 475 से और अंत में जीरो लगा दूंगा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 7 पंजे 35 3 हासिल का 7 49 और 3 52 2 5 हासिल का 7 चौक 28 और 5 33 और अंत में आपने एक जीरो लगा दिया। तो इस तरीके से आपने एफ आई एक्स आई के सभी अलग अलग मान ज्ञात कर लिए। अब चूंकि आपने अलग अलग मान ज्ञात कर लिए तो अब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, इसका मतलब इन सभी मानों का आप योगफल निकालेंगे। तो देखिए योगफल हम कर लेते हैं। तो देखिए इकाई का अंक जीरो आएगा, फिर देखिए दहाई वाला अंक यहां पर देखिए केवल 5 आएगा और 5 ये 10 मिलकर जीरो आ गया, मतलब एक हासिल का, तो 1 और 2 3 और 5 8 और 5 13 और 2 15, फिर दोबारा एक हासिल का 1 और 4 5 और 7 12 और 7 19 और 2 21 और 8 29 और 3 32, 3 हासिल का 3 और 3 6 और 7 13 और 7 20 और 7 27 और 9 36 8 44 और 6 50 और 50 और 3 53। इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये आ गया 5,32,500। तो आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकाल दिया जो कि 5,32,500 आ गया। तो अब आपको चूंकि माध्य निकालना है तो माध्य आपके पास आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, क्योंकि ये आपके पास फॉर्मूला है। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अर्थात आप लिख दो 5,32,500 बटे 200। तो देखो दो जीरो से ये दो जीरो कट गए आपके पास, तो आपके पास बचा 5,325 बटे 2। अब देखिए 2 से भाग करना तो काफी आसान है, चलिए कर देते हैं। तो ये 2 दूनी 4 2 छिंग 12 2 छिंग 12 2 दूनी 4 5, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2,662.5। अब यहां पर आप ये देखो कि ये तो गणितीय रूप में आपके पास आ गया, लेकिन आपको तो जो माध्य निकालना है वो मासिक व्यय का माध्य निकालना है, अर्थात जो इसका मात्रक आएगा वो इसका मात्रक रुपए में आ जाएगा। तो इस तरीके से माध्य मासिक व्यय वो आपने निकाल दिया जो कि 2,662.5 रुपए आया है। या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्रति परिवार औसतन मासिक व्यय 2,662.5 रुपए हो जाएगा। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है।
इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, और आपको आगे बोला गया है कि दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इस सारणी को समझ लेते हैं कि आखिर ये सारणी क्या कहना चाह रही है। तो आपको प्रश्न में बोला भी गया कि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शा रही है ये वाली सारणी। जैसे आप ये देखो कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 जिन प्रदेशों में है, ऐसे प्रदेशों की संख्या या राज्यों की संख्या 3 दी हुई है। जिन प्रदेशों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, या आप बोल सकते हैं एक शिक्षक पर 20 से 25 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऐसे राज्यों की संख्या 8 है। एक शिक्षक जहां 25 से 30 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 9 है। एक शिक्षक जहां औसतन 30 से 35 विद्यार्थी पढ़ा रहा है, ऐसे राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या 10 है। 35 से 40 विद्यार्थियों की संख्या प्रति शिक्षक जहां पर है, ऐसे राज्यों की संख्या 3 है। जहां शिक्षक 40 से 45 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा रहा है, ऐसे राज्यों की संख्या 0 है, अर्थात कोई भी राज्य ऐसा नहीं है। ना ही प्रति शिक्षक 45 से 50 विद्यार्थियों की संख्या वाला कोई भी राज्य है। और अंत में जहां प्रति शिक्षक 50 से 55 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऐसे राज्यों की संख्या या संघीय क्षेत्रों की संख्या 2 आपको दी हुई है। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि आखिर ये सारणी क्या कहना चाह रही है। अब यहां पर आप देखो, आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि हम सबसे पहले बहुलक निकाल रहे हैं। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए आपने सीखा था कि आप सबसे पहले वो वाला वर्ग अंतराल देखेंगे जहां पर बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो आप देख रहे हो बारंबारता अर्थात राज्य क्षेत्रीय संख्या, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो देखो ये 10 सबसे अधिक बारंबारता मिल रही है। आप देख लो 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 में सबसे ज्यादा 10 ही है। तो 10 वाला वर्ग अंतराल 30 से 35 हो गया। तो यहां से तुरंत आपको यह समझ में आया कि जो बहुलक वर्ग अंतराल है वो 30 से 35 वर्ष का 30 से 35 प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या वाला हो गया। अब आपने ये देखा था कि जो इस बहुलक वर्ग अंतराल की सबसे निम्न सीमा होगी उसी को हम एल बोलते थे। तो निम्न सीमा आपके पास एल आ गई 30, और जो बारंबारता होती थी इस वर्ग अंतराल की अर्थात F1 उसको हम 10 बोल देते थे। तो ये आपके पास F1 आ गया 10। फिर आपने सीखा था कि इससे पहले वाली जो बारंबारता होती थी, या आप समझ लो इससे पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता जो कि यहाँ पर 9 है, इसको हम F0 बोलते थे। और जो बहुलक वर्ग अंतराल है उसके बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता अर्थात जो ये 3 लिखा है इसको हम F2 बोलते थे। तो आपने F0 पता कर लिया जो कि 9 है, और F2 पता कर लिया जो कि 3 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको बस एक वर्ग माप और रह गया है निकालने को। तो वर्ग माप भी देख लेते हैं। वर्ग माप को हम H से प्रदर्शित करते थे। तो वर्ग माप दर्शाता है कि आखिर वर्ग अंतराल में कितना कितना अंतर है। तो देखिए 15 से 20 के बीच में 5 का अंतर है। 20 से 25, 25 से 30, आप कोई भी वर्ग अंतराल दे सकते हैं, हर जगह 5 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात वर्ग माप H आपके पास 5 हो जाएगा। तो अभी हम देखिए बहुलक निकालना है। तो अभी हमने सभी मान तो लिख लिए जो जो हमें बहुलक के फॉर्मूले में यूज होते हैं। तो अब हम केवल फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले बहुलक, ये आपको फॉर्मूला कंठस्थ भी होना चाहिए। L प्लस ये होता था F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और बाद में आप H का गुणा कर देंगे। तो देखिए मैंने मझला कोष्ठक लगा दिया, अर्थात ध्यान रहे कि हम H का पहले गुणा करें फिर हम L में जोड़ें सबको। तो L का मान 30 है प्लस F1 आप देख सकते हो 10 है। तो ये 10 माइनस 9 हो गया बटे 2 गुणा F1 अर्थात 2 गुणा 10 तो 20 आ गया, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H अर्थात 5 आपने ये लिख दिया यहां पर। तो अभी आप ये देखो कि यहां से 10 में से 9 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 20 में से 9 घटाओगे तो 11, और फिर 3 घटाओगे तो 8 बचा। तो ये बचा 30 प्लस 1 बटे 8 गुणा 5, या आप लिख सकते हो 30 प्लस 5 बटे 8। तो सबसे पहले आप 8 से इस 5 में भाग दे दीजिएगा। तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 0.6, क्योंकि 8 6 48 होते हैं। 2 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ये आपके पास आया 30 प्लस 0.625, अर्थात देखो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 30.625।
अब ये बहुलक तो आपके पास बेसिकली गणितीय रूप में आंसर आ गया। अब आप देखो प्रश्न में तो आपको बहुलक निकालना था, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.625 होगी। तो देखिए इसकी व्याख्या अगर आपको लिखनी होगी या करनी होगी तो आप लिखेंगे अधिकतर या अधिकतम राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.625 होगी। तो इस तरीके से आपने बहुलक का मतलब भी समझ लिया और यहां पर ज्ञात भी कर दिया है। अब आप देखो बहुलक निकालने के बाद आपको बोला गया कि माध्य भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम माध्य भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक सारणी बनाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए माध्य निकालने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे। तो अब देखिए हमने सारणी तो बना ली, अब हम स्तंभों में लिख देते हैं कि आखिर कौन सा स्तंभ किसको प्रदर्शित करता है। तो ये था प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा वाला स्तंभ xi लिख देते हैं। तीसरा वाला स्तंभ ये आपके पास राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या थी, तो मैं राज्य की संख्या लिख देता हूं यहां पर, जो कि बारंबारता का काम करेगी अर्थात fi, और यहां पर हम fi गुणा xi अर्थात fi xi लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो जो आपको प्रश्न में सारणी में दिया हुआ था आप उसको सबसे पहले उतार लीजिएगा। तो यहां पर आपको दिया हुआ था प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से लेकर 20, फिर यहां पर दिया हुआ था 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और अंत में 50 से 55। फिर आपको राज्यों की संख्या अर्थात बारंबारता दी हुई थी हर किसी की, तो यहां पर बारंबारता लिख देते हैं 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। अब यहां पर देखो जो जो प्रश्न में दिया था आपने उतना तो लिख दिया। अब बात आती है xi निकालने को। तो xi निकालने के लिए आपने सीखा था निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 होता है। तो मैं यहां फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, फिर हम एक निकाल कर आपको दिखाएंगे, फिर आप बाकी सब निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर देखो 15 प्लस 20 बटे 2 आ जाएगा, अर्थात 35 बटे 2, तो 17.5 आ गया। इसी तरीके से आप देखो 20 प्लस 25 बटे 2 आ जाएगा, इसको भी मैं कर देता हूं एक बार। देखो ये आपके पास 45 बटे 2 अर्थात 22.5 आ गया। इसी तरीके से 25 प्लस 30 बटे 2 आप करोगे तो 55 बटे 2 अर्थात 27.5 आ जाएगा। यहां पर आपके पास 32.5 आ गया, यहां आएगा 37.5। आप देखिए कोई सा भी कर सकते हैं, आपके पास यही मान आएंगे। 40 और 45 को जोड़कर बटे 2 करेंगे तो आपके पास 42.5 आ जाएगा। इसका xi निकालोगे तो ये आपके पास 47.5 आ जाएगा और यहां पर आपके पास 52.5 आ जाएगा। तो अभी आपने देखिए सभी का मान तो निकाल लिया xi में। अब यहां पर आप fi का xi से गुणा करेंगे, तो fi वाले स्तंभ में ये रखे हुए हैं अवयव और xi वाले स्तंभ में ये अवयव हैं। तो 17.5 का गुणा आप 3 से करोगे तो आपके पास देखिए ये आ जाएगा 52.5। इसी तरीके से आप देखो 22.5 का गुणा आप 8 से करो तो आपके पास 180 आ जाएगा। अब यहां से आप देखो 27.5 का गुणा 9 से करिए तो 9 पंजे 45, 4 हासिल का 9 गुणा 7 63 और 4 67, 6 हासिल का 9 दूनी 18 और 6 24, 247.5 आया। ये आपके पास देखिए 325 आ गया। 37.5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 हासिल का 3 तिरका 9 और 2 11, तो 112.5 आया। देखिए 42.5 का जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो सबसे आसान, और देखिए ये भी बहुत आसान ही है, जीरो ही आएगा, गुणा करेंगे 52.5 का यदि आप गुणा करेंगे 2 में तो 105 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप ये देखिए कि आपने सिग्मा fi निकाल लेंगे यहां से, अर्थात कुल बारंबारता, या आप बोल सकते कुल राज्यों की संख्या। तो यहां से आप देखो 3 और 8 11 है और 9 20 और 10 30 और 3 33 और 2 35, तो आपके पास कुल राज्यों की संख्या अर्थात टोटल जो बारंबारता है
वो 35 आ गई है। अब आप यहां पर देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालोगे, इसका मतलब आप इन सभी डाटा का योगफल निकालेंगे। तो देखिए आप देखो दशमलव में 5 आपके पास आएगा, एक हासिल का आएगा, 1 और 2 3 और 8 11 है, 11 और 7 18 है, 18 और 5 23 और 2 25 और 5 आपके पास 30 आ गया। फिर 3 हासिल का आया, तो देखिए 3 और 5 8, 8 और 1, यहां पर इसको मैं दोबारा कर देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गलती हो सकती है। ये आपके पास 5 आया, दशमलव 2 आ गया, 2 10, तो 1022.5 आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ चुका है। अब चूंकि आपको तो माध्य निकालना है, तो यहां से देखो माध्य का आपने फॉर्मूला सीखा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखो 1022.5 बटे 35 आपके पास ये आ गया। अब देखो 35 से भाग देना काफी कठिन है वैसे तो, लेकिन आप 5 से सबसे पहले भाग दो, तो 5 से 7 बार जाएगा। देखो ये आएगा 204.5, तो ये आया 204.5 बटे 7। अब आप 7 से भाग दीजिएगा, तो देखिए 7 से यदि आप भाग देंगे तो 7 दूनी 14 है, 64, 7 निम 63, 15, 7 दूनी 14 है, 10, 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28, 20, 7 दूनी 14। तो आपने देखिए इतना काफी निकाल लिया, नहीं तो आपको तो केवल 2 अंक तक ही निकालना सफिशियंट है। तो माध्य एक तरीके से आपके पास आ गया 29.2142। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो गया। यदि हाँ आप इसकी व्याख्या देना चाहते हैं या आप इसको समझना चाहते हैं कि आखिर ये किस बात को दर्शाता है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि औसतन प्रत्येक राज्य में 29.2 विद्यार्थी एक शिक्षक पढ़ाता है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। आप देखिए आपके पास सारणी दी हुई है, इस सारणी को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आपको दिया हुआ बनाए गए रन एक स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में बल्लेबाजों की संख्या। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि कुछ बल्लेबाजों ने 3000 से 4000 रन भी बनाए होंगे, इनके बीच में बनाए होंगे, तो ऐसे बल्लेबाजों की संख्या 4 है। इसी तरीके से कुछ बल्लेबाजों ने 4000 से 5000 रन बनाए होंगे, ऐसे बल्लेबाजों की संख्या 18 है। कुछ बल्लेबाजों ने 5000 से 6000 रन के बीच में बनाए होंगे, उन बल्लेबाजों की संख्या 9 है। 6000 से 7000 के बीच में रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 7 है। 7000 से 8000 रन जिन बल्लेबाजों ने बनाए उनकी संख्या 6 है। 8000 से 9000 रन जिन बल्लेबाजों ने बनाए उनकी संख्या 3 है। 9000 से 10000 रनों के बीच में एक बल्लेबाज ने रन बनाए हैं और 10000 से 11000 रनों के बीच में एक बल्लेबाज ने रन बनाए हैं। फिर आपको देखिए आगे बोला गया कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपने सीखा था कि आपको बहुलक वर्ग अंतराल चाहिए, अर्थात आपको ऐसा अंतराल चाहिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो आप यहां पर ये देखो जो बल्लेबाजों की संख्या है यही तो आपके पास बारंबारता हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो रन आपको दिए हुए हैं और आपको बोला गया है कितने बल्लेबाज इसको बना रहे हैं, अर्थात आवृत्ति या बारंबारता ही है ये बल्लेबाजों की संख्या। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा बारंबारता तो 18 है, तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है वो है 4000 से लेकर 5000। तो यही आपका बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप बहुलक वर्ग अंतराल को लिख लीजिएगा। बहुलक वर्ग अंतराल आपके पास आया है 4000 से लेकर 5000। फिर आपने देखा था कि जो बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है अर्थात L, उसको हम 4000 लिख देंगे। फिर देखिए जो ये आवृत्ति आई है अर्थात बारंबारता आई है इसी को आप F1 बोलते हैं। तो आपको F1 पता लग गया 18 है। जो F0 होती है वो उससे पिछले वाले वर्ग अंतराल या इससे पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता होती है अर्थात 4, ये आपके पास F0 आ गई। और F2 आपके पास
बहुलक वर्ग अंतराल के बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता आती है अर्थात 9, ये आपके पास F2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखिए F0 भी निकाल लिया 4 और F2 निकाल लिया 9। अब यहां पर केवल आपके पास H अर्थात वर्ग अंतराल की माप निकालने को रह गया है। तो वर्ग माप मैं लिख देता हूं जिसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग माप अर्थात आप देखो किसी भी वर्ग अंतराल का अंतर देख लो अर्थात माप देख लो, तो देखो 1,000 का अंतर आपके पास है, 9,000 से 10,000 में भी 1,000 का अंतर है, 8,000 से 9,000 में भी 1,000 का अंतर है। आप कोई सा भी वर्ग अंतराल देख सकते हैं तो आपके पास 1,000 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब जो वर्ग माप है वो आपके पास 1,000 हो जाएगी। तो यहां से अब चूंकि आपने देखो सभी मान निकाल लिए हैं, तो अब आप बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान रखें बहुलक का फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए सबसे पहले। तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिख देते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। फिर आप ये देखिए यहां से कि L का मान 4,000 है प्लस F1 18 है माइनस F0 4 है बटे 2 गुणा F1 अर्थात 2 गुणा 18 36 माइनस F0 मतलब 4 माइनस F2 मतलब 9 गुणा H अर्थात 1,000 आपने यहां पर लिख दिया। तो ध्यान रखें पहले आप H का गुणा करेंगे इस कोष्टक में, तब बाद में आप L के साथ जोड़ेंगे। तो यहां पर मैं मंझला कोष्टक लगा देता हूं ताकि आप इसका ध्यान रख सकें। तो देखिए 4,000 प्लस देखो 18 में से 4 यदि घटाओगे तो 14 आ गया बटे 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 आया माइनस 9 गुणा 1,000 आपके पास ये चल रहा है। अब आप ये देखो 4,000 प्लस देखो 32 में से यदि आप 9 घटाएंगे तो 23 आएगा, तो 14 बटे 23 गुणा 1,000 आपने ये लिख दिया। तो अब आप देखो 14 गुणा 1,000 इसको 14,000 लिख सकते हो लिखने को, तो या फिर आप पहले 14 बटे 23 निकाल लो, फिर हम बाद में इसको थोड़ा सरल करेंगे। तो देखिए 14 बटे 23 हम यदि निकालेंगे तो 4,000 तो ये है, 14 बटे 23 यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ गया 0.140 में 23 से भाग देंगे तो 23 छिक्का 138 20 आ जाएगा, 0 तो 200 आया, तो 23 अट्ठे आपके पास ये आ जाएगा। आपको देखिए और निकालने की जरूरत नहीं है, केवल 2-3 अंकों तक आप निकालिए केवल, और 1,000 का गुणा आपके पास चल ही रहा है। चलिए एक अंक और हम निकाल लेते हैं क्योंकि जब हम 1,000 का गुणा करेंगे तो आपके पास दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो एक अंक और निकाल लेते हैं हम, तो 23 अट्ठे 184 160 आया, तो 23 छिक्के 138 आ गया। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास 4,000 प्लस अब 1,000 का गुणा करोगे तो 0.3 अंक बाद आ जाएगा, तो 608.6 आ गया। तो इस तरीके से ये 4,608.6 आ जाएगा। तो ये आपके पास बहुलक आ गया। अब आप देखो प्रश्न में, ये तो आपका गणितीय रूप से बहुलक आ गया, प्रश्न में आपको बहुलक निकालना था, तो बहुलक बेसिकली अब ये रन हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो आपके पास आया है बहुलक वो आया 4,608.6 रन। अब बहुलक की व्याख्या अर्थात बहुलक क्या दर्शाता है तो उसको भी हम लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुलक दर्शाता है कि अधिकतम बल्लेबाजों ने ने 4,608.6 रन बनाए हैं। तो इस तरीके से आपने बहुलक निकाल दिया है इस प्रश्न में। अब हम प्रश्नावली 14.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि आखिर वो क्या कह रहा है। यहां प्रश्न में बोला गया है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त कर दिया है। फिर देखिए आपको बोला गया है कि सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण आपसे लिए गए हैं, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जैसे हम इसको समझ लेते हैं, तो देखो यहां पर आपको बोला गया है कि जब कारों की संख्या पहली पंक्ति में और बारंबारता दी हुई है, तो देखिए जब कारों की संख्या 0 से 10 है तो बारंबारता 7 है, कारों की संख्या 10 से 20 है तो बारंबारता 14 है, जब कारों की संख्या 20 से 30 है तो बारंबारता 13 है,
देखिए 30 से 40 होने पर बारंबारता 12 है। 20 बारंबारता तब है जब कारों की संख्या 40 से 50 है। 50 से 60 जब कार हैं तब बारंबारता 11 है। 60 से 70 कार होने पर बारंबारता 15 है और 70 से 80 कार होने पर बारंबारता 8 है। अब यहां पर आप ये ध्यान रखें कि आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग अंतराल कौन सा है। तो आपने देखा था कि बहुलक वर्ग अंतराल वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखिए जैसे हो सकता है कुछ छात्रों को अभी थोड़ा संदेह हो कि आखिर ये जो सारणी है वो तो क्षैतिज रूप में लिखी है। अगर आप चाहें तो ऊर्ध्वाधर रूप में भी बनाए। वैसे एक प्रश्न और भी था जिसमें हमने ऊर्ध्वाधर रूप में बनाया था। इसको हम क्षैतिज रूप में बनाकर करते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आए। तो देखो सबसे अधिक बारंबारता आप देख रहे हैं ये 20 वाला जो अवयव है इसकी सबसे अधिक बारंबारता है। तो इस अंतराल जो 40 से 50 होगा ये अंतराल ऐसा अंतराल होगा जो बहुलक वर्ग अंतराल कहलाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि बहुलक वर्ग अंतराल ये आपके पास है 40 से 50। अब बहुलक वर्ग अंतराल चूंकि आपके पास आ गया तो अब आप इस बहुलक वर्ग अंतराल की जो सबसे निम्न सीमा होती है उसे L बोलते हैं। तो ये आपके पास 40 हो जाएगी और जो ये सबसे अधिक बारंबारता होती है इसे आप F1 बोलते हैं। तो F1 आपके पास 20 हो गया। फिर बात आती है कि F0, F2 और H कितने होंगे। H को हम वर्गमाप भी बोलते हैं। तो यहां पर इनको भी हम निकालते हैं। तो देखो F0 आपने सीखा था कि जो बहुलक वर्ग अंतराल है उससे पहले वाली जो आपके पास वर्ग अंतराल होगा उसकी बारंबारता होती है F0। तो देखिए 40 से 50 से पहले वाली वर्ग अंतराल 30 से 40 है, इसका जो बारंबारता अर्थात 12 जो होगी वही आपके पास F0 हो जाएगी। तो इस तरीके से F0 आपने निकाल लिया 12। अब F2 की बात आती है। तो F2 सीखा था कि जो बहुलक वर्ग अंतराल है अर्थात 40 से 50 वाली उसके ठीक बाद वाली वर्ग अंतराल की बारंबारता अर्थात 11 है, यही आपके पास F2 हो जाएगी। तो 11 आपके पास F2 हो गया। फिर आप ये देखिए कि वर्ग माप ये होता था कि अंतराल कितना है, प्रत्येक वर्ग अंतराल के बीच में अंतर कितना है। तो देखो 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है। देखो 20 से 10 घटाओगे तो 10 आ रहा है, 20 से 20 घटाओगे तब भी 10 आ रहा है। या आप देख सकते हो इनके बीच में 10-10 का गैप बन रहा है हर अंतराल में, अर्थात H आपके पास या वर्ग माप आपके पास 10 हो जाएगा। आप इस बात को नोट करें हमेशा कि आपके पाठ्यक्रम में केवल वही प्रश्न हैं जिनमें वर्ग माप समान होते हैं। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि वर्ग माप अलग हो गया तो क्या होगा। आपके पाठ्यक्रम में ऐसे प्रश्न हैं ही नहीं, आपको हमेशा वर्ग माप समान ही दिए जाएंगे प्रश्न में। तो देखिए आपने सभी मान तो लिख लिए L, H, F1, F0 और F2 के। अब आप बहुलक निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो ध्यान रखें सबसे पहले आप H का गुणा करेंगे इस कोष्टक में, फिर बाद में आप L के साथ जोड़ेंगे, इसलिए मैंने मझला कोष्टक लगाया ताकि आप गलती ना करें। तो देखिए L आपके पास 40 है प्लस F1 आप देखो आपके पास 20 दिया हुआ है माइनस F0 12 है बटे 2F1 अर्थात 2 गुणा 20 40 हो गया माइनस F0 मतलब 12 है माइनस F2 मतलब 11 हो गया गुणा H अर्थात वर्गमाप तो 10 आ गया ये। फिर आप ये देखो कि 20 में से 12 यदि हम घटाएंगे तो 8 आएगा। सबसे पहले तो चलिए हम लिख देते हैं अगली पंक्ति में 40 प्लस 8 बटे 40 में से 12 घटाएंगे तो 28 आया, 28 माइनस 11 आपके पास बच गया है इंटू 10। अब यहां से आप ये देखिए 40 प्लस ये 8 गुणा 10 आप कर दोगे तो 80 आ गया बटे 28 में से यदि आप 11 घटाएंगे तो 17 आ गया। तो बेसिकली आपको पहले 80 बटे 17 करना होगा फिर 40 में जोड़ना होगा। तो देखिए 40 प्लस अगर आप 80 बटे 17 करेंगे तो देखो 17 चौका 68, मैं इसको यहां पर कैंसिल कर देता हूं एक बार और यहां पर लिखता हूं 17 चौका 68, 12 बचा तो 120 हो गया, 17 सत्ते 119 आ गया, फिर 1 बचा तो 0 लगाया तो 100 हो गया, तो 17 पंजे 85, तो ये 4.705 आपके पास आ गया है। अब यहाँ पर यदि आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास 44.705 आ गया।
आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो आप इसको 44.7 भी लिख सकते हो। इसका मतलब इस प्रश्न में जो आपको बहुलक निकालने को बोला गया था वो 44.7 हो जाएगा।